सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब ज़ाहिर आगे के बल्दियाती इंतखाबात की भी तैयारी है। लेकिन यहाँ पर ज़रा जिक्र करें वज़ीर आज़म के दौरे चीन का, तो वज़ीर आज़म का 4 रोज़ का ये दौरा चीन था, जो कि गुज़िश्ता रोज़ इख्तिताम पर पहुँचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन के वज़ीर आज़म और सदर से अहम मुलाकातें की और इन मुलाकातों में मुल्की इक़्तिसादी सरमायाकारी, खासतौर पर CPEC मनसूबे और खित्ते के अमन और दिफाई ताउन के हवाले से बातचीत की गई है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि दौरा चीन के बाद मुल्क में सरमायाकारी का एक नया बाब शुरू होगा। मुलाकातों में दोनों फरीकों ने इक़्तिसादी, तकनीकी सनत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कला, वैक्सीन, डिजिटलाइजेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सकाफत, खेल और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म के इस दौरे चीन को ख़राब करने के लिए मुल्क में दहशत गर्दों की जानिब से हमले भी किए गए और ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं। मगर मुलाकात के दौरान दोनों फरीक़ैन की जानिब से CPEC को तमाम मनफी प्रोपेगेंडे और ख़तरात से महफूज रखने के अज़म का इजहार किया गया। अगर हम दूसरी जानिब नज़र डालें मुल्क की मुआशी और सियासी हालात पर, तो दोनों ही ट्रैक पर नहीं हैं। मिनी बजट के बाद से अवाम पर टैक्सेस का एक बोझ बढ़ाया गया है, मगर इसके बावजूद IMF ने फिर डू मोर का मुतालबा किया है। IMF की जानिब से अब पर्सनल टैक्स का मुतालबा किया जा रहा है, जिससे मुतालिक माहिरीन ये कहते हैं कि इसका बोझ एक आम तनख्वाहदार तबके पर पड़ेगा, जबकि वज़ारत ख़जाना की जानिब से कहा जा रहा है कि इसका तनख्वाहदार तबके से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि बहुत सारे शोबों में इनकम टैक्स की तो छूट है। IMF के मुतालबात हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। दूसरी जानिब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। महंगाई इस वक्त तारीखी है नाज़रीन, और बज़ाहिर अपोजिशन और हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मुत्तहिद हो गई है। 2 रोज़ कबल ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की। पहली बार आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ की रहायशगाह गए और उनकी दावत पर उन्हें बुलाया गया, जहां पीपल्स पार्टी की जानिब से अदम एतमाद के ऑप्शन पर गौर करने की पेशकश की गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत के बागी अरकान के बारे में भी नून लीग को आगाह किया गया है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां अपने गिले शिकवे दूर कर रही हैं, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने सिंध हुकूमत को फिर से आड़े हाथों लिया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी को 13 साल हो गए हैं, ना आवाम को सेहत की सहूलत मैसर आई और ना ही तालीम की, जिससे पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया और ये सवाल उठाया गया कि शाहिद खाकान किसके एजेंडे पर चल रहे हैं और किसके बयानियों को फॉलो कर रहे हैं। अदम एतमाद से मुतालिक आज नून लीग की आला क़यादत ने सर जोड़ने हैं और तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना है। और आज आसिफ अली जरदारी की काफ लीग से, यानी कि हुकूमत के इत्तेहादी से बड़ी अहम मुलाकात होनी है। कल MQM से मुलाकात होनी है शहबाज शरीफ की, और ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब अपोजिशन की जानिब से कहा गया था कि जब तक गैर सियासी क़ुव्वतों की मुदाखलत बंद नहीं होगी, तब तक अदम एतमाद का कामयाब होना मुमकिन नहीं। एक बार फिर अगर अपोजिशन एतमाद का सोच रही है नाज़रीन, तो क्या अपोजिशन को कोई इशारा मिल गया है? अपोजिशन के पास अदम एतमाद के लिए क्या नंबर पूरे हैं? क्योंकि अगर हम पिछले 3.5 साल पर नजर डालें तो अपोजिशन पार्लियामेंट में कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकी और उसकी कारकर्दगी तो हुकूमत से भी ज़्यादा बुरी रही है। इसी पर हम बात आज के प्रोग्राम में और मुलाकातों का अहवाल भी जानेंगे। और खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान अब्दुल समद याकूब साहब हमें ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना साहब, पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई और उसके बाद अब कल इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं। क्या बन रहा है, या ये कहूँ मैं क्या खिचड़ी पक रही है? क्या आदम एतमाद कामयाब कर पाएंगे आप लोग, और कर पाएंगे तो क्या इसके इस बार क्या प्लानिंग की गई है आप लोग की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, बहुत अरसे से हमारे पे ऑपोजिशन पे इल्ज़ाम लग रहा था कि ये मुत्तहिद नहीं है, डिवाइडेड हैं, और ये टूटी हुई ऑपोजिशन क्या हमारा बिगाड़ेगी। तो वो जो इतराज़ था वो मेरे ख्याल से दूर होने को जा रहा है, उस तरफ हम जो है रवाना है। और जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो वो सारी पॉसिबिलिटीज जो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन कर सकती है, जिसके अंदर अदम एतमाद है,
उसके अंदर हर हमारा मुख्तलिफ एंगल हो सकता है, पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ एंगल हो सकता है, लेकिन वो सारी जो हमारी नहीं है, जिन चीजों के ऊपर हम मुत्तफिक, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप अब हो सकता है क्योंकि बातचीत शुरू हो गई। तो राना साहब, लेकिन माजी में हमने देखा कि आप लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत रहा, तो ये दिखाया जा रहा है कि ऑपोजिशन मुत्तहिद है या वाकई ऑपोजिशन मुत्तहिद है? देखिए, मैं अभी नहीं कहूंगा कि आज ऑपोजिशन मुत्तहिद है, लेकिन हमने उस तरफ सफर शुरू कर दिया, बातचीत शुरू हो गई है, आपस में जो एक ब्रेक आ गई थी, एक वैक्यूम आ गया था, वो खत्म हो गया। और अब हम ये आज हमारी जो सीईसी की मीटिंग है वो इसी मकसद के ऊपर है, जो मामला जो है डिस्कस हुए, और फिर हमने पीडीएम का जो है वो भी मीटिंग बुला ली है। तो बड़ी तेजी से मैं समझता हूं कि अब एक हुकूमत के खिलाफ जो एजेंडा है कि ये एक नाअहल और नकमी और करप्ट हुकूमत है, इससे हम निजात हासिल करें, उस एजेंडे के ऊपर जो है वो मुशावरत शुरू हो गई। और मुझे पूरा यकीन है कि जब ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी तो हुकूमत की मुश्किलात में जो है वो बड़ी तेजी से इजाफा हो जाएगा। अच्छा, तो हुकूमत क्या तैयार है अब्दुल समद खान? क्योंकि अब्दुल समद खान साहब, अभी सिर्फ मुलाकातें ऑपोजिशन की नहीं हो रही, आपके इत्तेहादियों से ही मुलाकातें हो रही हैं, अदम एतमाद लाने की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल में अपनी स्ट्रेटजी कैसी बना रही है? देखें सुमैया, अदम एतमाद पर तो मैं कहूँगा कि न तीर उठेगा इनसे न तलवार चलेगी, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। राना साहब कह रहे थे, मेरे दोस्त हैं, कह रहे थे कि जी ये एक जेस्चर के तौर पे, गुड जेस्चर के तौर पे, या इनका एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के तौर पे कि हुकूमत इकट्ठी है। हुकूमत ना तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे इकट्ठी हो सकती है, ना हुकूमत पीडीएम के जलसों पे, सॉरी ऑपोजिशन ना पीडीएम के जलसों पे इकट्ठी हो सकती है, ना मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इकट्ठे हुकूमत भी इकट्ठी नहीं है, सॉरी नहीं सॉरी ना ये मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक पार्टी में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ना ये सेनेट में इकट्ठे हैं। ये वो जहां जिसने घसीटना था, मैं क्या कहूँ शहबाज शरीफ को कि हमीयत नाम था जिसका निकली शहबाज के घर से, कि वहाँ अपने घर में जिनको घसीटना था वहाँ उनकी मेज़बानी करनी पड़ी। और ऐसे मौके पे तो अपोजिशन लीडर को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें या वो सियासत छोड़ के घर बैठ जाए, क्योंकि जब आपको सियासत में इस तरह की नदामत और इस तरह की शर्मिंदगी कि उन लोगों को जिनको आपने घसीटना होता है उनको आपको जब अपने ड्राइंग रूमों में बिठाना पड़ जाए, कुछ तो चलता है ना सियासत में, ये तो बयानात होते हैं सियासी, जब आप एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो ये बयान जाते हैं, और ऐसे बयानात से तो माजी भरा पड़ा हुआ है। चले बयानात से भी आगे चले चलते हैं कि ठीक है जी बयानात दिए करते हैं, सारा कुछ हुआ करता है, लेकिन क्या ऑपोजिशन अदम एतमाद लाने में कोई संजीदा है? क्या उनकी कैपेसिटी है कि वो अदम एतमाद ला सकें? जहां सेनेट में उनके पास अददी अक्सरियत है, अगर वो बिल की मुखालफत नहीं कामयाब करा सकते, और हुकूमत अगर सेनेट में भी, और हमें तो मेरे ख्याल में आने वाली कोई भी हुकूमत होगी उसके लिए तो खुशकिस्मती होगी कि उसको ऐसी ऑपोजिशन मिले। जी हाँ, वाकई आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, बड़ी अच्छी ऑपोजिशन आपको मिली है जिसने आपको बिल्कुल टफ टाइम नहीं दिया। लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई यही ऑपोजिशन आगे जाके भी आपको कोई टफ टाइम नहीं देगी। चलें लगाई साहब से पूछते हैं। लगाई साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? क्योंकि हमेशा आपने यही कहा कि जितनी बुरी कारकर्दगी हुकूमत की रही उससे बुरी कारकर्दगी ऑपोजिशन की रही, तो आज ये ऑपोजिशन मुत्तहिद हो रही है कि आपको लग रहा है? मैं समझता हूँ कि ये मेरा एतराज़ जो इससे पहले तारिक इंसाफ के हमारे मेहरबान ने ये बात की है, मैं भी इससे इत्तफाक करता हूँ कि माजी के तजर्बात हमें ये बताते हैं कि जितनी नाकामियाँ हुकूमत के हिस्से में आई हैं, इसी तरह की या उससे बढ़कर नाकामियाँ अपोजिशन के हिस्से में आई हैं। अभी कल ही की बात है कि अपोजिशन में एक नए माहौल का आगाज़ हुआ है, और आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो के हमरा पहुँचे हैं मियाँ नवाज शरीफ के घर पर। अभी ये घर पर पहुँचे हैं तो इधर से जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी ने शौकाज वाले पत्थर दोबारा उठा लिए और फेंकने शुरू कर दिए, फिर एक नया शौकाज जारी कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के साथ ये मसाइल मौजूद रहेंगे, और अपोजिशन को एक पेज जाने में मुश्किलात रहेंगी, चूँकि दोनों तरफ से शायद ऐसे लोग मौजूद होंगे जो नहीं चाहेंगे कि अपोजिशन एक पेज पर आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को इस हुकूमत ने अनगवर्नेबल बना दिया है, कि आपका अगर ये ख्याल हो कि पाकिस्तान को आगे ले जाकर चलाया जा सकता है,
जिस तरह की चीज़ें हमने चीनी अखबारात में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर देखी हैं, जिस तरह से हमारे कशकोल को नुमायाँ किया गया, जिस तरह से हमारे भीख मांगने के अमल को दोहराया गया वहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक ऐसी इज्तिमाई किस्म की क़यादत की ज़रूरत है जहाँ तमाम लोग एक पेज पर हों और कोई किसी की टांग खींचने वाला ना हो और एक तरफ पॉजिटिव और आगे की तरफ बढ़ें। ये हो सकता है। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि सियासी इत्तेहाद बड़े पैमाने पर बनाया जाए और लोग मिलकर काम करें और ऐसे लोगों पर नज़र रखें जो सियासी इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सूरत हाल भी मौजूद है। हम समझते हैं कि अपोजिशन अब तक कामयाब नहीं हो सकी है किसी बड़े टारगेट को हासिल करने में। इसी तरह से हुकूमत भी अवाम को मामूली सा रिलीफ देने में भी टोटल नाकाम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये रिलीफ ना देना ही हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल का बाइस है। अपोजिशन इतनी मुश्किल का बाइस नहीं है, लेकिन अगर इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं तो क्या वो मुश्किल का बाइस बन सकती हैं? क्योंकि चौधरी बिरादरान के घर पर आज आसिफ अली जरदारी के उसमें अशाया दिया गया है, वहाँ वो उनकी अयादत करेंगे, बैठक भी होगी। ना सिर्फ ये बल्कि कल MQM से मुलाकात है शहबाज शरीफ की। तो ये मुलाकातें क्या रंग लाएंगी, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड खावर अब्बास। खावर, आज जो मुलाकात होनी है चौधरी बिरादरान के घर पे आसिफ अली जरदारी की, और इससे पहले जो मुलाकात रही, आज की मुलाकात में क्या बातचीत की जाएगी? क्या चौधरी बिरादरान साथ देने के लिए मान जाएंगे या कोई ऑफर की जाएगी पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें? देखिए सुमैया, पिछले 10 दिनों में ये तीसरी अहम मुलाकात है। पहले गवर्नर साहब को इशाया दिया चौधरी बिरादरान ने, जो कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के इत्तेहादी हैं। उसके बाद जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से जो है खाना दिया गया आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब को, जहां पर मुलाकात के दरमियान ये मामला तय पाया कि तहरीक अदम एतमाद को जो है वो मजबूत तरीके से लॉन्च किया जाए, और इसके लिए जो है तकरीबन मामला जराए का तय पा गए हैं दोनों बड़ी जमातों के दरमियान। उन्होंने सिर्फ इस मामले की जो है वो रखने के लिए PDM में और नवाज शरीफ के सामने रखने के लिए वक्त मांग ली है, और तकरीबन जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी इस पर ग्रीन सिग्नल ही है। और उसके बाद अब ये मुलाकात आज होने जा रही है। आज जो हुकूमती इत्तेहादी हैं परवेज इलाही साहब स्पीकर, उनकी जानिब से जो है अशाया दिया गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को, और आसिफ अली जरदारी आज शाम जो है वो काफी ज़हूर रोड पे काफी उसमें जाएंगे। और जराए ने यही कहा है कि जरदारी साहब उन्हें जो है वो तरीके अदम एतमाद के फार्मूले के हवाले से शुजात साहब की इयादत का भी इसमें बताया जा रहा है। और इसके साथ ही अभी इनकी मुलाकात की जैसे ही खबर आई है तो उसके पीछे ही जो है वो MQM की खबर आ गई है कि कल जो है वो खबर, ये पंजाब में बड़े इत्तेहादी हैं काफली हुकूमत के, और अगर ये मान जाते हैं कि पंजाब में आपने लेकर आना है तरीके अदम एतमाद को, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई खबर निकलेगी कि वाकई काफली साथ देगी? बज़ाहिर लगता है कि काफली मुलाकातें करती है लेकिन साथ हुकूमत के रहती है। देखिए सुमैया साहब, असल में बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, और जो इंसाफ की जानिब से इस जो उनकी इत्तेहादी जमात है काफली के बहुत से नुमाइंदों को, कारकुनों को अपनी तहरीक में शामिल करने की जो शिकायत है पहले भी कर चुकी है काफली लीग, और जो है वो बहावलपुर में भी जो है अब्बासी साहब को, महताब अब्बासी साहब को इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। तो इस तरह की कुछ इत्तेहादी जमातों के दरमियान मौजूद है। बयानात आए कि भाई वजीर आजम जो है वो अपने मशीरों पर, वजीरों पर ध्यान रखें, वो किसकी खेल खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं, ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खावर, जरा कल की मुलाकात का भी जल्दी से अहवाल बता दें कि कल जो MQM की मुलाकात है शहबाज शरीफ से। देखिए वसीम अख्तर है, उसमें जराये के मुताबिक, और आमिर खान है, वो कल जा रहे हैं चौधरी आफात की इजाजत के हवाले से। इस दौरान जो है ये रास्ते तेज हो रहे हैं, और इस मौके पर जो है उनका पंजाब में आना और तमाम इत्तेहादियों से और अपोजिशन जमातों का आपस में मिलना, ये देखें ये भी MQM भी इत्तेहादी है। का कहना है कि भी दोनों इत्तेहादी जमातें भी आपस में मुशावरत करेंगी कि सूबे की सतह पर सियासत को किस तरह से लेके चलना है, वफाक की सतह पर सियासत को लेके किस तरह से चलना है, और इसके बाद जो है वो इन राब्तों को तेज करने। ठीक है, राब्ते देखते हैं क्या रंग लाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खावर अब्बास। राना साहब, मुझे ये बताइए कि अब ज़ाहिर जब पंजाब की हम बात करते हैं तो मरकज़ है जहाँ पर आपने सियासत का जब भी कोई रुख तब्दील होता है तो कहते हैं कि पंजाब से पहले हवा चलनी शुरू होती है, पंजाब में ही पहले आते हैं मामला तो फिर पूरे मुल्क में फैल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर पंजाब से आपने शुरुआत करनी है अदम एतमाद की, तो किस तरीके से इत्तेहादियों को अपने हाथ में करना है, इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाना है, क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की?
देखिए, ये राब्ते जो हैं, जो इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं, उनसे तो एक ये सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह आज पीपल्स पार्टी PMLQ से मिल रही है, इसके अलावा MQM से मुलाकात होंगी जो सिंध में हैं या फेडरल हुकूमत का हिस्सा हैं। इसके अलावा जो इनके मेंबरान जो इनसे नाला हैं और वो जानते हैं कि जो ये इलेक्शन की सियासत है उसके अंदर उनका चांस नहीं है PTI से, सबसे राब्ता होगा। और लेकिन ये फैसला कि पंजाब में शुरू करना है या सेंटर में शुरू करना है और कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है, आज CEC का इजलास है, उसके अंदर ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस होंगे। लॉन्ग मार्च के लिहाज से भी डिस्कशन होगा। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर मुशावरत जारी है और मैं समझता हूं कि इसी वजह से जारी है कि हम समझते हैं कि ये सारे रास्ते जो हैं इनको अब इख्तियार किया जाए और इस हुकूमत से निजात। लेकिन राना साहब, अभी आप लोग मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से मिलती है और उसके बाद फिर शाहिद खान अब्बासी का बयान सामने आ जाता है, इस तरह के मामलात पे आगे कैसे चलेंगे आप लोगों के? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है। हम लोगों का, हमने इलेक्शंस पीपल पार्टी के खिलाफ ही लड़ना है जहां हमारा उनसे मुकाबला होगा। अगर खाकान अब्बासी सिंध में गए हैं और वो कोई अपनी तंजीमी पार्टी के तंजीमी सिलसिले से वहां मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वहां हमारा हदफ पीपल्स पार्टी है और हमारा जो तो यानी कि वो उसको हम अलहदा करके देखें, आपकी आपस की जो भी मामलात है उसको अलहदा कर दें वहां से। हमें पीपल्स पार्टी से या और जो अपोजिशन की जमातें, हो सकता है बहुत सारे इख्तिलाफात हों और हमारा जब इलेक्शन होगा तो हम एक दूसरे के मुकाबले में भी लड़ेंगे। हम हकायक बयान करेंगे कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसकी नहीं है। हमारा जो इत्तेहाद है वो तो इस नाअहल और नकमी हुकूमत को गिराने का है। तो जहां मुकाबला होगा वहां मुकाबला किया जाएगा और जहां हमारा हदफ एक है वहां मिलके चले। अभी तक तो खैर कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। देखते हैं कि आगे आने वाले जो एहतजाज हैं 27 से पीपल्स पार्टी का और आगे 23 मार्च से PDM का, उसमें किस तरीके से आप लोग आपस में मिलकर चलते हैं। समझ साहब, मुझे ये बताइए कि अब ये तमाम तर इत्तेहाद और खासतौर पे आपके इत्तेहादियों से राब्ते, फिर आगे अदम एतमाद की बातें और सब हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए खुद अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दें आगे बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब और KP में। हुकूमत को जो असल चीज़ दरपेश है वो है महंगाई, वो है गवर्नेंस के मामलात। क्या आपको लगता है कि उसको ठीक किए बगैर आप लोग आवाम से वोट मांगने के लिए बाहर निकल सकते हैं और आवाम पर अपना एतमाद बहाल कर सकते हैं? देखिए सुमैया, मुतअद्दिद बार और मुतअद्दिद शोज़ में मैंने ये बात आज से 2 साल पहले भी कही और हमेशा मैं इस बात का कायल हूँ कि हुकूमत के लिए अपोजिशन या अपोजिशन की गिदड़ बबकियाँ या उनकी ये अदम एतमाद का थ्रेट वो कभी भी हुकूमत के लिए ना हुकूमत ने संजीदा लिया उसको, ना हुकूमत के लिए कोई सीरियस थ्रेट है उसको। जो अपोजिशन की परफॉर्मेंस है या अपोजिशन का थ्रेट तो हमें बिल्कुल यूँ समझ लेंगे ये एक डिसफंक्शनल वो है कि जो सिर्फ इनकी सिर्फ बातें हैं। असल चैलेंज जो था हमें वो बिल्कुल इकॉनमी, वेंटिलेटर पे जो इकॉनमी हमें मिली, जो फिस्कल डेफिसिट्स और ये करंट अकाउंट, ये असल जो मसला है वो आज भी हमें उसका है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, बिल्कुल महंगाई सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान का मसला नहीं है। इन्फ्लेशन आप अमेरिका में उठा के देख लें, आप पूरी दुनिया में, इवन मिडल ईस्ट में उठा के देख लें। अब क्योंकि हम अपनी आवाम को ये बात शायद कन्वे करने में नाकाम है कि देखें जो इवन आपके जो फ्रेट चार्जेस हैं वो 1500% बढ़ गए हैं, या जो खुर्दनी ऑयल है या जो बाकी, जहां पूरी दुनिया में कोई कोविड में ये सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से या कोई और इसमें एलिमेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खसूसन जो ये खुर्दनी आइटम्स हैं इनकी महंगाई बढ़ी है। हमारा मसला ये है या एक आम आवाम का मसला ये है कि जिसको हमेशा जो है ना वो रोटी या ये जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनकी जो कीमतें, बढ़ने वाली कीमतें, वो हमारा असल चैलेंज है। अगर हम उसमें आवाम को रिलीफ ना दे सके या ये बात उन तक पहुंचा और अभी यही साल है, आप कैसे बताएंगे ये आप किस तरह समझाएंगे आवाम को कि जी ये प्रॉब्लम थी क्योंकि ये कोविड की वजह से थी, क्योंकि आर्मी मंडी में कीमतें बढ़ी इसलिए हमने आपको महंगाई में डाला, ये कहकर आवाम से वोट मांगा जाएगा? देखें, कोई भी आवाम जो होती है, ख़ास तौर पे हमारी जो आवाम है उसको आप मैं ये कहूँ कि नहीं बड़ा आप कोई कन्वीनियंटली उनको आप कन्विंस कर लेंगे कि जी ये महंगाई जो असल मसला था ये पूरी दुनिया का मसला था, नहीं, इस तरह से नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो आपकी एक सीरियस एफर्ट्स हैं, जो जिस तरह से गवर्नमेंट टैकल करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से हमारी जो बाकी शोबों में वो सेहत के मामले में हो, सेहत कार्ड के वाले से हो,
तो आवाम को अपनी वो गुजारिशात, वो अपनी परफॉर्मेंस सामने रखी। चले ठीक है, अगर आप परफॉर्मेंस सामने रखते हुए भी अगर आवाम से वोट लेने में नाकाम रहे तो फिर आप क्या करें? क्योंकि हमारे सामने जो अभी बाई इलेक्शन है और जो केपी इलेक्शन है, बल्दियाती, उनका रिजल्ट सामने है। उसको देखते हुए हुकूमत को भी अपनी कोई ना कोई जो स्ट्रेटजी है वो बनानी होगी। लगारी साहब, आपको क्या लगता है आगे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में, खासतौर पर पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में, हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या उनको वोट्स मिलेंगे या वही हाल होगा जो केपी में हुआ? इन केपी से बुरा हाल होगा। अच्छा। इसलिए कि वहाँ पर अपोजिशन की जमातें ज़्यादा स्ट्रांग हैं और सूबाई असम्बली में तो वैसे भी मेजर पार्टी तो PMLN थी ना, बहुत बड़ी पार्टी, और सिंगल मेजॉरिटी पार्टी तो वो थी। बाद में जो है वो इधर उधर से आज़ाद परिंदों को फांस कर जहाज़ों में डालकर इस्लामाबाद ले जाया गया और उसको एक सेकंड नंबर की अक़लियती पार्टी को अक्सरियती पार्टी बनाया गया, वो दूसरा अमल था। अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन एक पेज पर आती है और क्या अपोजिशन अगर जा रही है पंजाब में और उसके लिए तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो क्या संजीदगी से वो कोशिश करती है। अगर रियली ये कोशिश की जाती है तो फिर पंजाब में तो यहीं पासा पलट जाएगा, बल्दियाती इंतखाबात की नौबत बाद में आएगी। लेकिन क्या अपोजिशन ऐसा करने के लिए तैयार है? क्या अपोजिशन अपने अंदर ये हिम्मत महसूस करती है कि पहले पंजाब से सफाया कर दे हुकूमत का और फिर वफाक की तरफ जाए और कौमी असम्बली की तरफ जाए? ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब तक की स्ट्रेटजी में जहाँ जहाँ वो ठीक तौर पर चलते रहे हैं, यानी जो इलेक्शन बाई इलेक्शन में जहाँ जहाँ भी वो उतरे हैं उनने कामयाबी हासिल की और पहले से ज़्यादा गेन किया है अपोजिशन ने। और इसके बाद अगर बल्दियाती इंतखाबात देखे जाएँ खैबर पख्तूनख्वा के, तो वहाँ की बहुत पॉपुलर पार्टी यकीनी तौर पर 2 टर्म्स में PTI रही है और PTI को वहाँ जो नाकामी हुई है वो बड़ी नाकामी। और अब एक और नाकामी तो आपके सामने आई है ना कि जो बड़े उम्मीदवार थे डरा इस्माइल खान में और खैबर पख्तूनख्वा में, एक उनको तो इलेक्शन कमीशन ने घर भेज दिया। तो बड़े नताज होंगे बल्दियाती इंतखाबात में भी जो हुकूमत के लिए परेशान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। DI खान में जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से अभी उनके भाई को नाअहल किया गया गंडापुर साहब के, तो ये देखना होगा कि हुकूमत अब अपनी चीज़ों को कैसे सही करती है, क्योंकि अवतमाद उठ गया तो फिर उसको आप कैसे बहाल करेंगे, ये बड़ा सोचने की बात है और ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब, राना एहसान साहब, अब्दुल समद खान साहब, अब तमाम हज़रात का शुक्रिया। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि IMF के मुतालबे पर कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने IMF से जो मामलात तय हुए हैं उसकी तफसीलात जारी कर दी हैं। IMF से जो 1 अरब की मिलने वाली किस्त है, उसके बाद से IMF से जो मिलने वाले कर्जा है उसकी जो अब टोटल रकम है वो 3 अरब डॉलर तक हो गई है। और जिस तरीके से मुआहदा हुआ था वो 6 अरब डॉलर का था, लेकिन अब जो आगे की जो आप किस्तें मिलनी हैं पाकिस्तान को वो इससे मशरूत हैं कि जो IMF शराइत लगाई हैं, ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से जो स्लेब बढ़ाए गए हैं, जब तक उन पर अमल दरामद नहीं होता उसका नज़रसानी जायज़ा जो है वो लिया जाएगा और फिर अप्रैल में जाकर वो किस्त जारी होगी जो मज़ीद है, और ये देखा जाएगा कि IMF की शराइत को पूरा किया गया है नहीं किया गया है। और जो पाकिस्तान को ये कहा गया है ख़ास तौर पर जो तामीराती शोबा है उसके लिए मालियाती इदारों की एमनेस्टी कंट्रोल करे। IMF ने बिजली की कीमतें बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। तो महंगाई कहाँ जाएगी IMF के मुतालबे पूरा करते करते जब तक हम तमाम तर पूरे प्रोसेस तक पहुँचेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात हैं खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका। जब हम ये बता रहे हैं कि 1 अरब डॉलर की किस्त मिल गई है और वो आ गए हैं अब तक 3 अरब डॉलर हम ले चुके हैं, इनको वापस भी करना है और साथ ही साथ जो मज़ीद इस प्रोग्राम में से रकम मिलनी है उसकी शराइत भी पूरी करनी है। वो शराइत पूरी करते करते महंगाई की किस दलदल में फंस जाएगी आवाम? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए सबसे पहली बात यह है कि IMF के साथ प्रोग्राम जो है एक तो ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमने जो है हमारी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो मुल्क को फाइनेंसिंग नीड्स हैं अपने कर्ज़ों की अदायगियाँ देने के लिए, और फिर हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं नेट इंपोर्ट हमारी काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इन दोनों के लिए फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट बड़ी ज़रूरी होती है।
अब फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के लिए IMF के साथ अगर आप साइन ना करें तो IMF वगैरह नहीं देता। तो एक तरह से एक चैलेंज में है, हम बहुत बड़े फिक्स में हैं इस वक्त। तो नेचुरली जब IMF के पास जाते हैं तो IMF अपनी शराइत पर मनवाता है, और ये होता है बिल्कुल इसी तरह से जब भी किसी से आप कर्जा लेने जाते हैं और आपके पास कोई खास एबिलिटी नहीं होती रीपे करने की, या आप जो है मुश्किलात में होते हैं, तो हमेशा जो आपको कर्जा देता है वो अपनी टर्म्स पे बात करता है। तो बिल्कुल जी आप सही कह रही हैं, आगे जाते हुए जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ाने का इम्पैक्ट पड़ेगा, एक आम आदमी पे जो है महंगाई का असर आएगा, और अर्निंग कैपेसिटी या ये कह लें कि रोजगार फराहम करना है, अगर उसको किसी तरह से प्रायोरिटी बनाया जाए तो फिर हो सकता है कि एक आम आदमी महंगाई का मुकाबला कर सके। बट इन सर्कमस्टांसेस में शॉर्ट टर्म में महंगाई बढ़ेगी भी, और टैक्सेस की वजह से भी, और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी हैं, उनको भी पास ऑन किया जाएगा। ये तो मुश्किल वक्त डेफिनेटली है। तो खुर्रम साहब, जिस तरह आपने कहा कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी हुकूमतें करती नहीं है, गो के IMF से पहला प्रोग्राम तो है नहीं, इससे पहले कई प्रोग्राम्स हो चुके हैं, लेकिन जो इस बार की शराइत हैं क्या वो पिछली शराइत से ज़्यादा कड़ी हैं? जी बिल्कुल। देखें, पिछले जो प्रोग्राम्स थे तकरीबन कोई 22 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं। आई थिंक ये 22वां प्रोग्राम है, और इसके अंदर आप ये देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी दुनिया के किसी मुल्क में 22 प्रोग्राम्स लिए होंगे। इक्का दुक्का कोई मुल्क होंगे जो ममालिक होंगे जिन्होंने इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स लिए होंगे। तो ये एक सेल्फ शो करता है कि हम एज कॉम जो है वो नाकाम हुए हैं, हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें फेल किया है, हमारे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो भी इक़्तिदार में आए हैं, जिन्होंने सबका फेलियर है ये। तो बात यह है कि जिस तरह से आप अगले प्रोग्राम में जाते हैं तो फिर आपको बैंक ये कहता है कि पिछला प्रोग्राम जब कामयाब नहीं था तो इस मरतबा तो फिर मैं और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट जो है वो कंडीशंस रखूंगा। तो यही हो रहा है हमारे साथ। पहले ये होता था कि हमें पैसे मिलते थे, उसके बाद हम जो है कंडीशंस पूरी करते थे। आज ये हाल है कि हम पहले कंडीशंस पूरी करते हैं और फिर कर्जा लेते हैं। तो देखिए, पॉइंट यही है कि हमने खुद अपने आप को फेल किया है, किसी का कसूर नहीं है, ये सिर्फ हमारा कसूर है। IMF का नहीं है, US का नहीं है, इंडिया का नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। तो हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारा अपना कसूर करें, अपने पेट पर पत्थर बांधें, और जहाँ हमें खर्चे कम करने हैं वहाँ खर्चे कम करें, जहाँ से टैक्स लेना है वहाँ से टैक्स लिया जाए, रेंट सीकिंग को ख़त्म करें और ग्रोथ लेकर आए सस्टेनेबल बेसिस पे, एनर्जी के मसले हल करें। ठीक है, सीधी सी बात है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमने टैक्सेस बढ़ाए हैं और हमने एग्रीकल्चर इनपुट पे लगा दिया है, हमने रॉ मटेरियल पे लगा दिया है, फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स के हमने जो है वो बेसिक प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस को बढ़ा दिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिगरेट की। सिगरेट जो है वो 3 साल से सिगरेट की प्राइस आज भी सेम है, और सिगरेट के ऊपर टैक्स जो है वो आधा है उस स्टैंडर्ड के जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप लगाएं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जहाँ पे टैक्स लगाना चाहिए और जहाँ पे एंटी इन्फ्लेशनरी होगा जिससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, वहाँ हम टैक्स नहीं लगाते और सिर्फ उस जगह पर टैक्स लगा रहे हैं जहाँ से हमें महंगाई भी मिलेगी और जहाँ से टैक्स भी लगेगा। तो देखिए, प्रायोरिटीज और बहुत इनकन्सिस्टेंसीज हमारी पॉलिसीज में। हमने गाड़ियाँ खोल दी, सही बात हमने जो पुराने इंजन वाली गाड़ियाँ वो खोल दी, और नई इलेक्ट्रिक इंजन पे जो गाड़ियाँ हैं उन पर हम टैक्सेस लगा रहे हैं, सोलर पे हम टैक्सेस लगा रहे हैं, और जो है इस तरह की बहुत सारी ऐसी मैं आपको दुनिया जिस तरफ जा रही है उस तरफ टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है, जिस पर दुनिया टैक्सेस में इजाफा नहीं कर रही है वहां पर नहीं किया जा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, हमने कोई कारखाने नहीं लगाए, हमने कोई अपनी एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी, सारा इन्हिसार हमारा इम्पोर्ट पर जब तक होगा तो ये सिचुएशन होगी। IMF के मुतालबात और उन मुतालबात को पूरा करते करते हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, और इस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया कि IMF की जानिब से जो अभी किस्त जारी की गई है और $6 अरब के जो प्रोग्राम को बहाल किया गया है वो ऐसे ही नहीं किया गया। पेश की जो तमाम तर मुतालबात थे वो पूरे करवाए गए हैं पाकिस्तान से, जिसमें मिनी बजट की मंजूरी और जो स्टेट बैंक तरमीम बिल था उसकी मंजूरी शामिल थी। और ये किस्त जो कि जनवरी में जारी होनी थी वो फरवरी में इसलिए जारी हुई क्योंकि इन दोनों मामलात में देर हो रही थी। अब जो अप्रैल में, जिस तरह मैंने पहले बताया कि नज़रसानी करनी है अगली किस्त के लिए, उससे पहले जो IMF कह रहा है मुतालबात वो है पर्सनल इनकम टैक्स पर जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाने हैं, और उसको बढ़ाते हुए जो चीज़ें हैं वो लेकर चलनी है। और अगर पाकिस्तान के तमाम तर मुतालबात IMF के पूरे नहीं करेगा तो ज़ाहिर आगे की किस्त में मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो ये इस्लाहात करनी है टैक्सेस के हवाले से। जब ये होंगी तो एक आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा जो कि पहले ही टैक्स दे रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें ज़ीशान मर्चेंट साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब।
वालेकुम अस्सलाम। निशान साहब, अब जब IMF ये शराइत आयद कर रहा है टैक्सेस की नई स्लेब्स के साथ, और वो ये कह रहा है कि तनख्वाहदार तबका जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उससे मजीद टैक्स की वसूली की जाएगी, तो जो तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है वो मजीद कितना टैक्स देगा और उससे वो कितने बोझ तले दब जाएगा टैक्सेस के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो IMF की कंडीशन है, ये वो कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्लैब्स हैं सैलरी के, उसको कम कर दिया जाए। अब उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर एक स्लैब है जैसे फॉर इंस्टेंस 20 लाख से 24 लाख तक की सैलरी का, और वो ख़त्म करके जो है उसको नेक्स्ट स्लैब में ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली इससे जो टैक्स सैलरी टैक्स पेयर पे जो है उसका टैक्स बढ़ जाएगा, और उसकी जो घर ले जाने वाली तनख्वाह जिसको हम टेक होम सैलरी कहते हैं उस पर यकीनन फ़र्क आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ एक ऐसा मुतालबा है कि जो कि नाजायज़ है, बल्कि ऑलरेडी सैलरी क्लास जो है वो वर्स्ट हिट क्लास है, और सबसे ज़्यादा टैक्स यानी नंबर्स ऑफ टैक्स फाइलर्स की अगर आप बात करें, पाकिस्तान में जो 30 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वांटम देखा जाए तो सैलरी टैक्स पेयर का क्वांटम है। तो अगर ये जो डिमांड जो IMF कर रहा है, इसको ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको रेजिस्ट करना चाहिए, बल्कि उन्हें इसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का टोटल टैक्स रेवेन्यू जो है, जो भी कलेक्ट होता है हमारा, जैसे पिछले साल 4.8 ट्रिलियन के करीब था, और इस दफा हमारा जो हदफ है 5.8 ट्रिलियन का, उसका मोर देन 80% जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो तो जो है वो तकरीबन 1000 कंपनियां देती हैं पाकिस्तान की, और बाकी जो 20% टैक्स है उसका जो टोटल सैलरी का इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से करीबन कोई 10% के करीब होगा। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो 90% तो अदर सोर्सेज से कलेक्ट। तो ज़िशान साहब, ये जो मिडिल क्लास तबका है, जो सैलरीड पर्सन है, जिसकी सैलरी से तनख्वाह, आप तनख्वाह से भी टैक्स ले रहे हैं, वैसे वो माचिस की तीली से लेकर हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है, तो अगर उस पर मजीद टैक्स का बोझ डाला जाएगा तो वो कैसे डाला जाएगा? क्योंकि वो जो सैलरीड पर टैक्स दे रहा है वो तो दे रहा है, तो ये जो टैक्स है इजाफी, ये कहाँ लगाया जाएगा? असल में ये जो इस वक्त जो सैलरी के जो टैक्सेशन का रिजीम है उसमें ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, यानी अगर आपकी 6 लाख से 10 लाख तक तनख्वाह है तो इतने टैक्स लगेगा, 10 लाख से 15 लाख है तो इतना लगेगा। ये वेरियस स्लैब्स हैं, इन स्लैब्स को कम करने की बात की जा रही है कि ये स्लैब्स अगर 10 हैं तो इसको कम कर दिया जाए, ताकि जो टैक्स का रेवेन्यू है इससे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा टैक्स के रेवेन्यू में। यकीनन FBR को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ना सिर्फ इसको रेजिस्ट करें जैसा मैंने पहले कहा, बल्कि इसकी लॉजिकल रीजनिंग दें तो ये टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अदरवाइज होगा ये कि जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगी, जिससे फिर अल्टीमेटली जो है कुव्वत खरीद कम होगी और यकीनन उसके घर का खर्चा कम नहीं चल पाएगा। तो वैसे ही सैलरी हिट क्लास जो है वो सबसे ज्यादा हिट होती है और उसको तनख्वाह पे से टैक्स कट के मिल जाता है। उसके बाद हर चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा होता है, जैसे सेल्स टैक्स है, अगर वो कोई भी बाजार में चीज खरीदने जाता है और वो किसी स्टोर, यूटिलिटी स्टोर से या किसी और कन्वीनियंट स्टोर से खरीदता है तो उस पर हर चीज पे 17% टैक्स तो लग ही रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये जो IMF की डिमांड है ये ना सिर्फ नाजायज है बल्कि इसको पूरी कुव्वत के साथ रेजिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज होगा ये कि सैलरी के टैक्स पेयर्स को ज़िशान साहब, रेजिस्ट करने की तो पोजीशन में हम है ही नहीं ना कि हमारी कोई ऐसी प्लानिंग हो कि हम IMF से रेजिस्ट करें और उनसे ये कोई एक्सप्लेनेशन मांगें कि आप ये क्यों कह रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हुकूमत ये भी कह रही है कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर नहीं हो रहा है टैक्सेस का, बल्कि मुख्तलिफ शोबे हैं जहाँ पर इनकम टैक्स की छूट थी, उधर इनकम टैक्स अब लिया जाएगा। तो वो कौन से शोबे होंगे? क्योंकि वो जितने भी शोबे हैं वो रिलेटेड तो मिडिल क्लास से हैं, जो तबका देता ही नहीं है टैक्स, उसको टैक्स में लाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त 2 तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस FBR के थ्रू कर रहा है। एक तो ये कि वो हमारे डेटा को उन्होंने जो भी नादरा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने बजट में इस दफ़ा, और नादरा के पास हमारा सारा डेटा मौजूद है ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का। जहाँ जहाँ भी आपका जो कंप्यूटराइज CNIC यूज़ होता है तो वो अपना फुटप्रिंट छोड़ता है। तो नादरा को उन्होंने तमाम उन टैक्स पेयर्स का डेटा दिया है जो सिस्टम में है और जो सिस्टम में ऑलरेडी नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि जैसे पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ के करीब बैंक अकाउंट्स हैं और आपके जो टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ 30 लाख है। तो ये 30 लाख को अगर आप इसका कंपैरिजन करें
तो सबसे पहले नादरा को ये चेक करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे CNIC हैं कि जो बैंक जिनका NTN नंबर नहीं इशू हुआ। सबसे पहले तो FBR को वो डेटाबेस देना चाहिए जो टैक्स बेस बढ़ाने की जो आप बात करें। IMF ये नहीं कहता कि ये टैक्सेस लगाए जाएं। IMF जो मैं समझता हूँ, जो मेरी थोड़ी बहुत स्टडी है, IMF ये कहता है कि उनको रेवेन्यू की जनरेशन का आप वो दे दीजिए, कंफर्मेशन दे दें कि जो रेवेन्यू के टारगेट उन्होंने आपको कहे हुए हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर 6.1 ट्रिलियन का रिवाइज टारगेट जो IMF ने कहा हुआ है, अगर वो हम अचीव कर लेते हैं तो वो नहीं फर्क पड़ता कि वो टैक्सेस बढ़ा के लें या हम अपने खर्चे कम करके लें। गवर्नमेंट को इस वक्त दो चीजें करना बहुत जरूरी है। एक, जो अपने खर्चे हैं वो कम करना जरूरी है, क्योंकि हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट नहीं आती है, वो ये कहती है कि हम ऑस्टेरिटी ड्राइव करेंगे, हम कम से कम गवर्नमेंट का खर्चा करेंगे। लेकिन हर गवर्नमेंट में ये देखा गया है कि खर्चे ज्यादा होते हैं, मिनिस्ट्रीज बढ़ती चली जाती हैं, उनके अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो वो खर्चों को जब तक आप कम नहीं करेंगे तो आपकी रेवेन्यू आप जितना भी बढ़ा लें, अगर खर्चे बढ़ते जाएंगे तो रेवेन्यू। अच्छा, एक तो ये खराजात हमारे बढ़ रहे हैं, फिर ये जो हम कर्जा ले रहे हैं इस पर हमने सूद भी अदा करना है, फिर ये कर्जा भी वापस करना है, उसके लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। हम एक कर्जा लेते हैं और उसको फिर दूसरे कर्जे में देने में दूसरा कर्जा लेते हैं पहले कर्जे को वापस करने के लिए। उसके अलावा हमारी कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है। जो पिछली हुकूमतों ने IMF के प्रोग्राम्स लिया, आपके ख्याल में क्या उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की? मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई है। पिछले 20 साल से हमें जो है, हम कर्जे लेते ही इसलिए कि हमें पिछले कर्जे चुकाने होते हैं। अभी भी आप देख लीजिए कि जो ये गवर्नमेंट इस वक्त भी जो गवर्नमेंट कर्जे ले रही है वो पिछले कर्जों की किस्तों को चुकाने के लिए ली जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इस बुरे तरीके से कर्जों के बोझ तले दबता चला जा रहा है कि अगर इसकी प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग और प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई तो आने वाले वक्त में हम सिर्फ कर्जा ले लेके अपने कर्जे चुकाने या इंटरेस्ट कॉस्ट को पे कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे रेवेन्यू जनरेशन तो हो नहीं रहा। जैसे इस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 8,000 बिलियन तक टैक्स रेवेन्यू ले जाएंगे, तो ऑलरेडी इस साल इनका टारगेट है 6,000 बिलियन का। अगर तो ये 8,000 बिलियन तक ले जाते हैं और खर्चों को कम करते हैं अपने, तो फिर आपके पास स्पेंडिंग पावर गवर्नमेंट के पास होगी, क्योंकि आप 18th NFC अवार्ड के तहत ऑलरेडी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसका आधा सूबों को दे देते हैं। हमारा इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 1500 अरब के करीब हमारी जो है इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल लोन रीपेमेंट होती है। तकरीबन 1500 अरब के करीब हमारी जो है वो डिफेंस का बजट है। तो हमारे पास तो खर्च करने के लिए पैसे गवर्नमेंट के पास होते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 6,000 बिलियन जमा करती है और उसमें से 3,000 प्रोविंसेस को दे देती है और 3,000 इन दो चीजों पे खर्च करती है, तो आपके पास जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए तो पैसे बचते ही नहीं। फिर ये शादियाने क्यों बजाए जाते हैं, ये खुशियां क्यों मनाई जाती हैं कि जब हमें सिर्फ $1 अरब की किस्त मिल जाती है IMF से तो हम ऐसे खुशी से निहार होते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, पता नहीं हम कितनी इस्लाहात कर लेंगे, पता नहीं हम कितने तरक्याती काम कर लेंगे। ये शादियाने क्यों बजाए जाते हैं आवाम के सामने? देखिए, मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है कि जब आप IMF प्रोग्राम पे होते हैं, जो दूसरी डोनर एजेंसीज होती हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये वो डोनर एजेंसीज हैं कि जो फिर एतमाद करती हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि आप IMF के साथ एक प्रोग्राम को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं, और वो चूंकि मेन आपकी लेंडिंग एजेंसी है IMF, तो उसके ऊपर ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक भी उसके ऊपर एतमाद करती है, बल्कि दूसरे जो डोनर एजेंसीज हैं वो भी देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान जो एक प्रोग्राम जो लोन का लिया हुआ है, लेकिन 6 बिलियन कोई बहुत बड़ी लोन नहीं है। अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा तो आपको आपके जो ममालिक अतराफ के ममालिक है, उन्होंने सऊदी अरब ने और दुबई ने आपको इतनी हेल्प कर दी थी। लेकिन IMF में रहने का मकसद ये है कि आप अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कंडीशंस आपको एक प्लान दिया जाता है आप उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं। तो जो उस प्लान को जब भी आप देखते हैं कि आप एक प्लान के तहत आपकी क्रेडिबिलिटी को जो है रिज्यूम कर दिया जाता है, जैसे IMF ने भी आपको $1 बिलियन दिया, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा सिवाय कि आपकी जो दूसरी एजेंसीज हैं उनको ये भरोसा होगा कि अगर पाकिस्तान को लोन दिया, यानी कि IMF के प्रोग्राम में रहना हमारी मजबूरी भी है, हमारी मजबूरी है, हर हुकूमत की मजबूरी है कि उसको IMF प्रोग्राम में रहना ही रहना है। अगर इस मजबूरी में हमें रहना ही रहना है शान साहब, तो फिर हम आवाम को रिलीफ देने की बातें कैसे करते हैं? क्योंकि हमें तमाम मुतालबात पूरे करने, उन मुतालबात को पूरा करते करते तो आप बहुत महंगाई कर देते हैं। देखो, इसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि पाकिस्तान को जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। आपकी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स आप पिछले कई सालों से जो है टेक्सटाइल के ऊपर इन्हिसार करते रहे, लेकिन अब वक्त मेरे ख्याल से बदल रहा है कि अब जिस तरीके से, जिस तेजी से
आईटी का जमाना है। देखिए कोविड ने क्या चेंज किया, कोविड ने जो एक बुनियादी चीज चेंज की कि बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे। तो जब आप ऑनलाइन शिफ्ट होते हैं तो आपके पास मौके आते हैं कि आप आईटी की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल में अपनी आईटी की एक्सपोर्ट को तकरीबन डबल कर दिया है और ना सिर्फ अभी 2 बिलियन को हम क्रॉस करेंगे, बल्कि पोटेंशियल है हमारा कि हम 8 से 10 बिलियन डॉलर जो है अगले 2-3 साल में कर सकते हैं। तो आपको इससे फोकस करने की जरूरत है कि आप उन कामों को करें, उन एक्सपोर्ट्स को करें जहां से आपको ज्यादा पैसा मिलने की जो है तवक्को है। पैसा ज्यादा मिलेगा, मैन पावर और इन्वेस्टमेंट नहीं। एग्जैक्टली और ये हम 2 काम करें तो शायद कुछ हो, लेकिन लगता है हुकूमतों की तवज्जो इस पर नहीं होती है। ज़ीशान मर्चेंट साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जब तक हमारी जो मुल्क की मईशत होती है वो इम्पोर्ट पे खड़ी होती है तो फिर हम कैसे कहें कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम लोग इस बहरानी कैफियत से निकल जाएंगे। इसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है जो कि नजर नहीं आती है। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।